अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें और इसका लिंक जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। गाइस, इसके अलावा मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ से भी आपको अलर्ट्स वगैरह आसानी से मिल सकती हैं। तो आप उस पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप लोगों में से कोई ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर जस्ट आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल वगैरह मत करिएगा। तो गाइज़, इसके अलावा मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं सबके लिंक नीचे शेयर कर दिए हैं। उसमें स्पेशली चौधरी सुरखाब अहमद वाली जो आईडी है जो आपके डिस्प्ले पे आ भी रही है, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो करें, वहाँ पर मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत भी है। तो बाकी हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 8 है गाइज़। आज हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का टॉपिक है जो हमने आज पढ़ना है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान भी है। इससे आगे जो लास्ट टॉपिक आता है वो बॉर्न-हैबर साइकिल है, उसको आप अभी नहीं करेंगे। साल के एंड पे जाके जब आपके कॉलेज में क्लासेस में टीचर्स अगर करवाएंगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। पिछले साल ये एक्सक्लूडेड टॉपिक्स में शामिल था, नहीं करवाया गया था, तो अगर इस साल शामिल हुआ तो कर लीजिएगा, नहीं शामिल होगा तो इसको रहने दें। लेकिन इससे पहले हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है जितना मैंने लिखा है। और आज ये जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और इसके सारे लेक्चर्स जो हैं उनका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बाकी गाइज हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है जी, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सिंपल सा इसका स्टाइल है पूछे जाने का, इसका कोई और दूसरा नाम नहीं है, इसी नाम से पूछा जाता है। अब क्लास, सबसे पहले हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ये सबसे पहले प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जर्मेन हेनरी हेस, GH हेस के नाम से एब्रीविएट किया जाता है। 1840 में इसने ये पेश किया था लॉ। दैट इज़ क्वाइट सिंपल। ये इसकी बूथी शरीफ है साइंसदान की, आप देख लें, शक्ल से तो बड़ा मासूम लगता है लेकिन काम देखें इसने कैसा दिखा दिया। लेकिन खैर इसने आसान काम ही किया, आप लोगों के लिए याद करना आसान होगा। इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट क्या है वो आप देख लें, क्वाइट सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग अ रिएक्शन रिमेन्स द सेम वेदर द रिएक्शन कंप्लीट्स इन सिंगल और सेवरल स्टेप। कहते हैं एक रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए या एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो, इसमें एंथैल्पी में आने वाली चेंज होती है सेम होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये जो ऊपर डायग्राम है ये आपके बुक में नहीं है, मैं इधर से वैसे एडिशनली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। अब होता क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में एक तो ये सीधा सीधा पाथ ए है, इसको पाथ ए कहते हैं। तो फिर कहता है कि यही रिएक्शन, ये देखें जिग-जैग में भी ऐसे भी हो सकता है ये रिएक्शन ना, लेकिन फाइनली रिएक्टेंट्स की एनर्जी उतनी ही आती है। तो रिएक्शन स्टेप मतलब ए रूट से हो या रिएक्शन बी रूट से हो, एनर्जी में आने वाली चेंज जो होती है वो सेम रहती है। तो ये है बेसिकली हेज़ेस लॉ की स्टेटमेंट। इसी तरह से ये एक और नीचे एग्जांपल है, कहता है कि एक रिएक्टेंट है ए से वो कन्वर्ट हो जाता है डी में, सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और जो एंथैल्पी में चेंज आती है डेल्टा एच आती है चेंज। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि पहले ए से बी में कन्वर्ट होता है तो एंथैल्पी में चेंज डेल्टा एच 1 आती है, फिर बी से सी में चेंज होता है दूसरे स्टेप में तो एंथैल्पी में चेंज डेल्टा एच 2 आती है, फिर सी से डी में कन्वर्ट होता है तो एंथैल्पी में चेंज जो है डेल्टा एच 3 आती है। तो इस तरह से ये 3 स्टेप्स में भी कंप्लीट हो सकता है। तो गाइज, अब जितनी एंथैल्पी चेंज पहले स्टेप की है उतनी एंथैल्पी चेंज इन तीनों स्टेप्स को ऐड करके तो हमारे पास आती है। मतलब इस लॉ को एक्सप्लेन करें तो मैथमेटिकली देख लें कि कंसीडर अ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू डी। रिएक्टेंट ए है, डी में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें आने वाली एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच। अब देखें क्लास, यही रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो सकता है। दिस रिएक्शन मे आल्सो बी कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, दैट इज ए इज कन्वर्टेड टू बी। अब यहां पर देखें तो ये पहले स्टेप की बात हो रही है ना, ये पहला स्टेप, ए पहले कन्वर्ट होता है बी में एंड कन्वर्टेड टू बी विच इज कन्वर्टेड टू सी। बी जो होता है फिर सी में कन्वर्ट हो जाता है, जो सी है वापस डी में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड टू डी। द एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस आर डेल्टा एच 1, पहले स्टेप में डेल्टा एच 1, दूसरे स्टेप में डेल्टा एच 2, तीसरे स्टेप में डेल्टा एच 3 आती है।
अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। तो डेफिनेटली ये जो सिंगल स्टेप की एनर्जी है, इन तीनों स्टेप्स की एनर्जी को आपस में ऐड करके फिर हमारे पास आती है। तो ये इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। तो एग्जांपल के बगैर तो बात कंप्लीट नहीं होती। तो एग्जांपल से पहले इसकी एक और स्टेटमेंट है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है कि इफ सिस्टम रिटर्न्स इज इनिशियल स्टेट द एंथैल्पी चेंज इज जीरो और एंथैल्पी चेंज इन अ साइक्लिक रिएक्शन इज जीरो। कहता है कि रिएक्शन जहां से शुरू हुआ हो वहीं पे आगे एंड हो जाए तो एंथैल्पी चेंज जीरो आती है, या रिएक्शन जो है वो अपने पहले वाली स्टेट पे वापस आ जाए, मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं पे वापस आ जाए, तो गाइस एंथैल्पी चेंज जीरो होती है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखें मैथमेटिकली, ये समेशन का साइन है, ये समेशन है सिग्मा डेल्टा एच एंथैल्पी में आने वाली चेंज, एंथैल्पी में आने वाली चेंज का समेशन, साइक्लिक का मतलब है साइक्लिक रिएक्शन में ये हमेशा जीरो होता है। तो कहते हैं एक साइक्लिक रिएक्शन में एंथैल्पी में होने वाली चेंज का जो समेशन होता है ऑलवेज जीरो होता है। तो ये हम अभी इसको प्रूफ भी करेंगे। हेजेस लॉ इज स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक स्पेशल एप्लीकेशन है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो गाइज ये वाली बात जो है ये एज अ मल्टीपल चॉइस भी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए इस बात को ज़रा आपने याद रखना है। अच्छा, हम इससे आगे चलते हैं। पहली एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। When solid carbon is burnt in the presence of excess of oxygen, it is converted to carbon dioxide। अब solid carbon क्या होती है बच्चों? ये इनफैक्ट कोयले की बात हो रही है। जब हम कोयला जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो 393.7 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। अब या तो आप यहाँ रिलीजिंग का वर्ड लगा दें या इसके पीछे नेगेटिव लगा दें। इनफैक्ट नेगेटिव का मतलब ही रिलीज होना होता है, तो आपने रिलीज लिख दिया तो फिर आप नेगेटिव नहीं लिखेंगे। नीचे देखें ना, हमने 393 के साथ माइनस लगा दिया तो वहां हमने रिलीज नहीं लिखा। तो ये रिएक्शन है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, 393.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन ये एक स्टेप में कंप्लीट हुआ है। अब यही रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो सकता है। तो गाइज क्वाइट सिंपल, ये मैंने बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बना के आपको दे दिया होगा कि यहां से लेकर आप डायरेक्ट पेपर में लिख आएंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो बच्चों देखें, यहां पर ये पहला स्टेप है जिसके अंदर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, तो जो कार्बन होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो डेल्टा H1 पहले स्टेप की एनर्जी है, ये आती है -110.7 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी में इनकी चेंज आ जाती है। अब स्टेप 2 की जब हम बात करते हैं तो स्टेप 2 में देखिए, यही जो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले स्टेप में बना होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में गैसियस स्टेट में। ये जी छोटा लिखना गलती से बड़ा लिखा गया है। डेल्टा एच की वैल्यू को डेल्टा H2 कहते हैं, -283 आती है। अब हम करेंगे क्या? दो स्टेप्स की एनर्जी को ऐड करेंगे तो सिंगल स्टेप के बराबर आ जाएगी। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ, तो हेजेस लॉ में तो ये होता है ना, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो -393.7 किलो जूल ये आ गई डेल्टा H की वैल्यू, और डेल्टा H1 पहले स्टेप की एनर्जी अभी हमने फाइंड की, दैट वाज -110.7 किलो जूल पर मोल, और दूसरे स्टेप की जो है डेल्टा H2 कहलाएगी वो है -283। दोनों को ऐड करते हैं -393 आती है। अच्छा गाइज, अब यहाँ पर देखें, ये तो दोनों साइड्स की एनर्जी बराबर आ गई, इसका मतलब है हेजेस लॉ वेरीफाई हो गया। अब अगर हम इस एनर्जी को उठा के इधर ले आए तो वो इसके अंदर प्लस हो जाएगी और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है साइक्लिक प्रोसेस में एंथैल्पी में आने वाली चेंज जो होती है वो 0 होती है। मतलब ये इस तरह मैंने बोला है ना कि आप प्लस 393.7 करें तो गाइज क्या होगा, ये दोनों माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर वुड बी इक्वल टू O, मतलब 0। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में आने वाली एंथैल्पी चेंज 0 होगी। इधर से तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो गाइज ये पहली एग्जांपल है, लेकिन इतना लिखने से आपको लॉन्ग क्वेश्चन के 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। तो दूसरी एग्जांपल वो भी बड़ी सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। जब सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है गाइज, तो सिंपल सी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सोल्यूशन लेते हैं, ये हम मिक्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये Na2CO3 बन जाता है। दिस इज सोडियम कार्बोनेट या सोडा बोलते हैं इसको। तो गाइज इसमें 89.08 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो होती है रिलीज हो जाती है। लेकिन ये तो था एक स्टेप में हुआ रिएक्शन, ये रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में भी कंप्लीट हो सकता है।
तो देखें जी पहले स्टेप, तो देखिए ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में भी कंप्लीट हो सकता है। स्टेप 1 में क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। तो पहले स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड नहीं है, ये मिसप्रिंटेड है, यहाँ पर गैस आना है। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी सॉलिड में नहीं होती, -80 डिग्री पे जाके सॉलिड होती है, वो ड्राई आइस कहलाती है। ये गैस आना है यहाँ पे। ये जब NaOH, ये भी गैस नहीं है, ये एक्वस है, AQ, ये एक्वस स्टेट है, तो मिसप्रिंटेड है, NaHCl3 बन जाता है ये पहले स्टेप में। तो इसमें एंथैल्पी में जो चेंज आती है वो आप देखिए डेल्टा H की वैल्यू -48.06 किलो जूल पर मोल होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसका रिएक्शन जो होता है मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देते हैं। जब हम इसका रिएक्शन मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो 2 सोडियम मिलकर सोडियम कार्बोनेट बना देती हैं। साथ में इसके वैसे बाई प्रोडक्ट में वाटर भी बनता है, H2O भी बनता है। रिएक्शन को करेक्ट कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक से देख के, यहाँ थोड़ी सी गलती से मिस्टेक होगी मुझसे जल्दियों में। तो डेल्टा H2 आएगा, सेकंड स्टेप की एनर्जी है -41.02 है। हेजेस लॉ अप्लाई करते हैं, डेल्टा H है सिंगल स्टेप की एनर्जी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो ये दोनों की वैल्यूज लगाते हैं, -48.06 है, -41.02 है, दोनों को ऐड करते हैं, आंसर है -89.08। तो ये इसकी बेसिकली एंथैल्पी में आने वाली चेंज आपस में बराबर हो जाती है दोनों साइड्स की। तो यहाँ पर हेजेस लॉ वेरीफाई हो जाता है। होपफुली गाइस ये जो है आपको बहुत सिंपल लगा होगा आज का लेक्चर। तो ये हेजेस लॉ की थॉरो डिटेल है, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, आपका चैप्टर खत्म हो गया हुआ है। और जो लास्ट टॉपिक है बॉर्न-हैबर साइकिल, मैंने पहले भी बताया कि वो आप अभी नहीं करेंगे। बॉर्न-हैबर साइकिल जो है बेसिकली आप वो एक्सक्लूडेड टॉपिक्स में शामिल हो जाता होता है, तो साल के एंड पे जाके आप देखिएगा कि अगर वो इंक्लूड हो गया है तो आपके टीचर्स आपको करवा देंगे या मैं ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर वो एक्सक्लूडेड टॉपिक्स में है तो फिर तो मैं करने की ज़रूरत ही नहीं, तो वो साल के एंड पे जाके मैं आपको बता दूंगा, अभी उस पर मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं। तो बड़ी अच्छी बात है, आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया हुआ है। इसके कंप्लीट नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, आप इनको अच्छे तरीके से कर लें। तो बाकी गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसका लिंक जहां जहां शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें, और एक अच्छे वाला कमेंट भी करें। और गाइस शेयर ज़रूर किया करें, इसका लिंक आप अकेले ही फ़ायदा नहीं उठाएं, अपनी जहां जहां से आप देख रहे हैं पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान से, तो आप जहां से भी देख रहे हैं अपने क्लासमेट्स क्लास फेलोज के साथ आप शेयर करें। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। ये वाहिद चैनल है पूरी यूट्यूब पे जिसके अंदर सीरीज वाइज लेक्चर आ रहे हैं, तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर मिल रहा है। तो इसमें क्या परेशानी है, आप अकेले ही फ़ायदा उठाएं, आप किसी दूसरे क्लास फेलो को बता ही नहीं रहे। तो जिस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए थी, ये तो ग्रोथ बड़ी स्लो है। मुझे उम्मीद थी कि जैसे जैसे आप लोगों को पता लगेगा आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में, लेकिन आप लोग देखें आपने फ़ायदा उठाया तो आप समझते कोई और फ़ायदा ना उठाया, तो ये इस तरह का जेलस बिहेवियर जो होता है, कभी भी आप कामयाब नहीं होते ज़िंदगी में। आप लोगों को दूसरों को भी बताना चाहिए इसके बारे में। तो एनीवे डिस्क्रिप्शन का नीचे चक्कर ज़रूर लगा लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लिंक भी शेयर कर दीजिएगा, और जहाँ जहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं करिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।